जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब भी इंडस्ट्री की बात होती है, मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, बॉलीवुड की, तब अच्छी बातों के साथ साथ बुरी बातें भी कई सारी लोगों के जहन में आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज के ज़माने में ही कोई काले स्याह इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, बल्कि बीते ज़माने के भी कई सारे ऐसे पहलू हैं जो कि आज भी लोगों के जहन में ज़िंदा हैं। जब ये बताया गया कि पैसे के पीछे पागल ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। ऐसे ही बीते ज़माने की एक हीरोइन की अगर हम बात करें तो उसका एक समय पर हैदराबाद में मंदिर बनवाया गया था। लोग उसको इस तरीके से पसंद करते थे, इस तरीके से पूछते थे, लेकिन उसके बाद वो इतने हज़ार करोड़ के ड्रग के रैकेट में फंसी कि उसका नामो निशान आज की डेट में गायब हो चुका है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ममता कुलकर्णी की। 20 अप्रैल 1972 को ममता कुलकर्णी का जन्म मुंबई के मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। एक दिन ममता की माँ ने अखबार में एक ऐड देखा जिसमें लिखा था कि मॉडलिंग एजेंसी को नए चेहरों की तलाश है। उस समय ममता स्कूल में थी। जैसे ही ममता घर आई तो माँ ने पूछा कि क्या तुम मॉडलिंग करना चाहती हो। सीधी सी बात है, ममता जवाब सोच पाने के लिहाज से काफ़ी छोटी थी, तो उन्होंने कहा देखते हैं। आगे तुरंत माँ ने कहा ठीक है, शाम को तैयार रहना, हम एक ऐड एजेंसी के पास जा रहे हैं। ममता उस एजेंसी में पहुंची और उन्हें लगातार मॉडलिंग के लिए ऑफर मिलने लगे। मॉडलिंग करने के बाद ममता को साउथ फिल्मों में काम करने का मौका मिला। उनकी पहली फिल्म थी नन बारगल, जो कि 1991 में आई थी। इसके बाद आई मेरा दिल तेरे लिए। 1991 से ममता हिंदी फिल्मों में आई और लगातार फिल्में करने लगी। सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, सनी देओल जैसे बड़े सितारों के साथ काम करते हुए ममता के पास कई फिल्में ज़रूर थीं, लेकिन उन्हें कभी टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में जगह नहीं मिली। ममता के करियर की सबसे चर्चित फिल्में थीं आशिक आवारा 1993, करण अर्जुन 1995, सबसे बड़ा खिलाड़ी 1995, आंदोलन 1995, बाजी 1996, चाइना गेट 1998। 1992 में ममता कुलकर्णी फिल्म प्रेम शिकारम में नजर आई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। साउथ में ममता की फ़ैन फॉलोइंग ऐसी बढ़ गई थी कि उनके चाहने वालों ने उनके लिए हैदराबाद में एक मंदिर बनवा दिया था। फिल्म रिलीज़ के बाद ममता को साउथ से कई फ़ैन मेल आते थे और जैसे ही उन्हें इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने कहा था कि मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं करी थी। अगर कभी नेल्लोर से गुजरी तो ज़रूर उस मंदिर जाऊँगी। लहरे रेट्रो को दिए गए एक इंटरव्यू में भी ममता इस बात को कन्फर्म कर चुकी हैं। 1993 में आई स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पेज के लिए ममता ने टॉपलेस फोटोशूट करवाया था। मैगजीन सामने आते ही ममता विवादों में घिर गई थी। इसके लिए ममता ने माफ़ी मांगी और सफाई भी दी। लहरे मेट्रो को दिए एक पुराने वीडियो में ममता ने कहा था कि मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। लोग मुझे बहुत सीधा साधा समझते हैं। जब भी मेरे पास फ़ैन लेटर्स आते हैं तो उनकी शुरुआत आदरणीय ममता कुलकर्णी के साथ ही होती है। ऐसे में मेरी टॉपलेस तस्वीर आने से मेरे फैंस को धक्का लगा है। मुझे नहीं पता था कि इसका रिजल्ट ऐसा होगा। लोगों को ज़्यादा ताज्जुब इसलिए हुआ क्योंकि मेरी इमेज अलग थी। लोग मुझे देवी की तरह पूछते थे। कहा जाता है कि उस समय 20 रुपये की मैगजीन 100 रुपये में बेची जा रही थी। सफाई देते हुए ममता ने जहां अपना बचाव किया तो वहीं कुछ दूसरी एक्ट्रेसेस का नाम भी लिया, जिससे उनका बयान फिर सुर्खियों में आ गया। उन्होंने तब कहा था कि पूजा बेदी या कोई दूसरी एक्ट्रेस ऐसा करती तो लोग कहते कि ये कोई नई बात नहीं, उनका तो रोज़ का है। लेकिन जब ममता कुलकर्णी ने ऐसा किया तो लोगों को धक्का लगा। यही अगर भाग्यश्री ने किया होता तो लोगों को उतना ही धक्का लगता। फिल्म घातक के गाने मारा रे में ममता की स्पेशल अपीयरेंस थी। इस फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था। जब राजकुमार ने 99 की फिल्म चाइना गेट बनाने का फैसला किया तो उन्होंने ममता को ही साइन कर लिया। राजकुमार कास्टिंग से खुश नहीं थे और हीरोइन बदलने पर विचार कर रहे थे। जैसे ही राजकुमार ने उन्हें फिल्म से निकाला तो उन्हें लगातार अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के धमकी भरे कॉल आना शुरू हो गए। यहीं से थोड़ी पिक्चर बिगड़ने लगी। छोटा राजन की धमकियां मिलने के बाद राजकुमार ने ममता को ही फिल्म में रखा। फिल्म रिलीज़ हुई तो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इस फिल्म को छम्मा छम्मा गाने के लिए पहचाना गया, जिसमें उर्मिला मातोंडकर को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी। वहीं ममता लीड हीरोइन होकर भी तारीफ़ें हासिल करने में कोसों पीछे रह गई। फिल्म फ्लॉप होने के बाद ममता कुलकर्णी ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार संतोषी ने कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मुझसे कहा था। ममता के इनकार करने के बाद राजकुमार ने बदला लेने के लिए उनके ज़्यादातर सीन्स फिल्म से हटा दिए। ममता का आरोप ये भी था कि राजकुमार के कहने पर उन्हें कई फिल्मों से निकाल भी दिया गया। एक समय में ममता कुलकर्णी और छोटा राजन के अफेयर के किस्से सुर्खियों में भी थे। दोनों ने ही कभी इस रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन जिस तरह छोटा राजन अपनी धमकियों से ममता को फिल्म दिलवाया करता था, उससे साफ जाहिर था कि दोनों के बीच कुछ तो था। जब जांच एजेंसियों से बचने के लिए छोटा राजन को देश छोड़कर भागना पड़ा तो दोनों में दूरियां बढ़ गई। छोटा राजन की गैर मौजूदगी में विकी गोस्वामी ने उनका काम संभाला। ऐसे में ममता और विकी गोस्वामी का नाम जुड़ने लगा। छोटा राजन के जाने के बाद ममता को फिल्में मिलना लगभग बंद हो गई। 2002 की फिल्म कभी हम कभी तुम के बाद ममता कुलकर्णी अचानक फिल्मों से दूर हो गई। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद ममता विकी गोस्वामी के साथ दुबई और केन्या में जाकर रहने लगी। फिर अचानक 2013 में ममता की एक तस्वीर सामने आई जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी।
तस्वीर में ममता साध्वी के अवतार में नजर आ रही थी। इसी साल ममता ने एक बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगिनी लॉन्च की। इस तस्वीर और बुक से ममता फिर सुर्खियों में आ गई। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैंने विकी से शादी नहीं की है, मैं इस वक्त किसी की पत्नी नहीं हूँ। कुछ लोग काम के लिए पैदा होते हैं और कुछ ईश्वर के लिए, मैं ईश्वर के लिए पैदा हुई। ममता पूरी तरह से साध्वी बन गई थी। 2016 में ममता कुलकर्णी और उनके र्यूमर्ड पति विकी गोस्वामी का नाम 2000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट में भी सामने आया। आरोप था कि दोनों केन्या में एक बड़ा ड्रग रैकेट चला रहे थे। नाम आने के बाद दोनों की तलाश शुरू हुई, लेकिन दोनों ही नहीं मिले। 2016 में ठाणे की एक स्पेशल कोर्ट ने दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया और 2017 में ममता कुलकर्णी की मुंबई स्थित संपत्ति जब्त भी कर ली गई। ये कहानी थी किसी एक्ट्रेस की जो अपने समय पर टॉप पर थी, लेकिन उसे टॉप पर होने के बावजूद भी वो रिकग्निशन, वो फेम नहीं मिला जो शायद उसको मिलना चाहिए था। या फिर यूँ कहें कि एक ऐसी हीरोइन जो टॉप पर तो थी, लेकिन उसके पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन का हाथ था, शायद इसलिए उसको वो एक्लेमेशन नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। इफ एंड बट काफ़ी सारे हैं इस कहानी में, और जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा इफ एंड बट होंगे उतनी ही ज़्यादा गुत्थियाँ भी उलझती जाएंगी। तो आज हमने बात करी एक ऐसी हीरोइन के बारे में जिसके नाम से मंदिर भी था, जिसके नाम से हज़ारों करोड़ का ड्रग रैकेट भी हुआ। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।